हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं आहार नियोजन, ये चैप्टर 5th है, क्लास +2 NIOS बोर्ड। ठीक है, ये होम साइंस का चैप्टर है 5th, आहार नियोजन यानी मील प्लानिंग। देखिए दोस्तों, कहते हैं अगर आपने भोजन अगर बनाया है या भोजन आप अपने परिवार को खिलाते हो तो इसके लिए एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ हर एक फूड में नहीं प्रेजेंट होता है। अगर आप इसको आहार नियोजन के अनुसार बनाओगे, एक योजना से बनाओगे, तो आपको हर तरह के जो है पोषण तत्व आपके शरीर में मिलेगा और आपके शरीर को जो है तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा बनाएगा। तो ये सब बातें जो होती है आहार नियोजन में आता है। कहते हैं आहार तो हर कोई बनाता है, लेकिन सही न्यूट्रिशन अपने जो है परिवारों तक पहुंचाने में वो सक्षम नहीं हो पाता है। तो इसमें हम जानेंगे कि आहार नियोजन किस प्रकार करना चाहिए, कैसे कौन से तत्व जो है हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है और उसका क्या हमारे जीवन में महत्व है। लेकिन ये सब बात करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है विविध आयु वर्गों के लिए परिवार के आहार का संशोधन। देखिए, विविध आयु वर्गों के लिए परिवार के आहार का संशोधन करना भी बहुत ही ज़रूरी बात बन जाती है, क्योंकि आपके घर में डिफरेंट आयु के व्यक्ति होते हैं, डिफरेंट उनकी पसंद होती है। किसी के पास दांत ही नहीं होता है, किसी के पास दांत होता है, तो बहुत तरह की चीज़ें जो होती समस्याएँ होती हैं जो उनके समक्ष होता है। ठीक है, तो विभिन्न आयु के वर्गों के लिए जो है जो संशोधन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है बात। कहते हैं आहार की योजना बनाना अपने आप में एक कला और विज्ञान है। ठीक है, प्रत्येक गृहिणी उपलब्ध खाद्यों में से चुनकर आहार बनाना तय करती है। फिर भी आहार योजना को कुछ कारक जैसे पोषक आवश्यकता, बजट, मौसम आदि, जिसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, सदैव प्रभावित करती रहती है। लेकिन कहते हैं प्रभाव से जो प्रभावित हो जाए वो गृहिणी नहीं होती है, क्योंकि प्रभावित को ही हमें बचाना है और अच्छे भोजन जो है अपने परिवार को खिलाना है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो माताएँ ये बात समझती है, जो गृहिणी ये बात समझती है, उनके परिवार में किसी तरह का जो है प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये मेरा दावा है। ये कारक विभिन्न परिवारों में विभिन्न होते हैं। क्या आपको याद है कि आपने दोपहर के खाने में क्या खाया था? साधारणतः इसमें दाल, चपाती, चावल, सब्जी, सलाद, दही व कभी कभी फल या कुछ मिठाइयाँ सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार का आहार करीब संतुलित आहार ही होता है। क्या आप बता सकते हैं कैसे? जी हाँ, इसमें प्रत्येक आहार
जो है समूह को सम्मिलित किया जाता है, जैसे अनाज में रोटी या चावल, दाल, दूध से दही, शर्करा, सब्जियां, फल आदि सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से आपको जो है अपने आहार से सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिल जाते हैं, जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज लवण। आप सभी खाद्य समूहों को एक संतुलित आहार में सम्मिलित करने के महत्व को समझ चुके होंगे। भोजन को संतुलित बनाने के लिए सभी खाद्य समूहों में शामिल करना बहुत ही आवश्यकता होती है। इसे अगर हम किसी भी एक तत्व से अनभिज्ञ रह गए तो हमें कई तरह की बीमारी जो है हमें परेशान कर देती है और हमें जो है बेड के ऊपर सुला देती है। यदि एक परिवार में माता पिता, दादा दादी, किशोरी तथा स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो आप जानते हैं कि प्रत्येक सदस्य की विभिन्न आवश्यकताएं होगी। अगर आपको इस परिवार के लिए आहार तैयार करना हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप प्रत्येक सदस्य के लिए उसकी आवश्यकता अनुसार अलग अलग आहार बनाएंगे या एक ही आहार उपयोग करेंगे? ये बातें जो है बहुत ही कठिन होता है किसी भी गृहिणी के लिए, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग पसंद होता है, तो उनके लिए बनाना सबसे बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। नियमित तौर पर देखा जाए तो दूसरा विकल्प काफ़ी अच्छा रहेगा, जहां आप क्या कर रहे हैं, आप एक ही भोजन प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता अनुसार संशोधन कर रहे हैं। इसे ही आहार संयोजन कहा जाता है और ये विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, आहार अगर संशोधन करना है आपने तो एक ही चीज़ कीजिए, लेकिन उसको बनाने का ढंग बदल दीजिए। देखिए, सबको पसंद आता है, ठीक है। इसमें आहार में संशोधन करने से ये मतलब होता है कि परिवार के लिए बनाए गए भोजन को उसकी आवश्यकता अनुसार मात्रा, गुणवत्ता और बराबरता के हिसाब से परोसा जाए, ठीक है। कुछ लोगों को कच्चे पदार्थ पसंद होते तो कच्चे दे दीजिए, जैसे कि इनको पका हुआ पसंद है उनको पका के दे दीजिए, जिनको अध कच्चा पसंद है उनको अध कच्चा दे दीजिए। देखिए, सबका अपना अपना रुचि होता है, अपना अपना पसंद होता है, तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रखती हुई है। तो नियोजन में तो संशोधन में सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आहार में परिमाणात्मक संशोधन। इसका अर्थ है कि भोजन की मात्रा में वृद्धि या कटौती। उदाहरण के लिए गर्भवती महिलाएं, रोगी व वृद्ध लोगों को एक बार में कम आहार पर दिन में 4 बार की अपेक्षा 6 से 8 बार खाने की आवश्यकता हो सकती है। इसी प्रकार किशोरों को एक बार में अधिक मात्रा, जैसे कि ज़्यादा चावल, रोटी, ज़्यादा दाल, दही आदि, और दिन में ज़्यादा बार खाने की आवश्यकता होती है, जिससे उसको पोषण आवश्यकता पूरी हो सके। वजन घटाने के लिए भी लोगों को एक बार में कम भोजन खाने की हिदायत दी जाती है, जिससे कि शरीर की जो भंडारित कैलोरी का प्रयोग करेगा और वजन कम होता चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप घर में किस तरह के जो है व्यक्ति प्रेजेंट हैं। उसके बाद जो है दूसरी बात आता है आहार गुणवत्ता संशोधन। देखिए, इसका अर्थ है कि भोजन में पोषक तत्व, तरलता, स्वाद, मसालों की मात्रा और रेशों की मात्रा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाना। उदाहरण के लिए, एक गर्भवती महिला के अधिक प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु भोजन में अधिक प्रोटीन सम्मिलित कर दिया जाता है। आपने देखा ही होगा कि माँ किस प्रकार एक अलग कटोरी में थोड़ी उबली दाल लेती है, उसे जो मसलकर 6 माह से 1 वर्ष की उम्र के बच्चों को खिलाती है। दाल में नमक व हल्दी के सिवा कोई मसाला नहीं होती है। थोड़े बच्चे जो है घुटी हुई खिचड़ी खिलाई जाती है, यानी घुट के आप खिलाते हो वो खिलाया जाता है। वृद्धि व्यक्तियों को जो है मुलायम व बिना मसाले की भोजन की आवश्यकता होती है। ये आहार में गुणवत्ता संशोधन होती है, जो कि प्रत्येक आयु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। उसके पश्चात है भोजन की बराबरता में संशोधन। देखिए, आप उस व्यक्तियों को क्या सलाह देंगे जिसकी आहार की आवश्यकता बढ़ गई है, लेकिन वह अपने भोजन की मात्रा बढ़ाने में असमर्थ है, जहां आप उसे यह सलाह देंगे कि वह अपने भोजन की बराबरता बढ़ा दे। उदाहरण के लिए, सुबह 11 बजे, मध्याह्न 3 बजे और नाश्ता सोने से पहले दूध लेना। तो ये चीज़ें जो होती है संशोधन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब इसमें जो है बी पार्ट है भोजन प्रतिस्थापन द्वारा। देखिए, भोजन प्रतिस्थापन द्वारा भी हम संशोधन कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है देखते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप एक ही आहार को परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए संशोधित कर रहे हैं, तब आप यह कैसे निर्धारित करेंगे किसी एक खाद्य पदार्थ की कितनी मात्रा दूसरे जो है खाद्य जो है संतुलित है। अगर आप इसके बारे में निश्चित नहीं है कि किस प्रकार से एक खाद्य पदार्थ दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ सही अनुपात में प्रतिस्थापित किया जाए, तब आप प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ भी नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप दूध को अंडे
से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तब आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि एक अंडे की जो समतुल्य मूल्य कितना दूध होगा, या कोई अगर अंडा खाना नहीं चाहता है तो उस स्थिति में उसे दाल की कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो ये तो बात आप जान चुके होंगे ना कि सबकी अपनी अपनी पोषक तत्व होता है। जैसे आपको पता है कि तला हुआ चीज़ अगर एक पूरी भी खाते हो तो उसमें काफ़ी हद तक कैलोरी होती है, और वही आप जो दूसरे चीज़ें हैं अगर खाओगे तो उसमें उतनी कैलोरी नहीं मिलेगी। तो ये सामंजस्य स्थापित करना एक गृहिणी के लिए बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। कहते हैं ये समस्या जो होती है बहुत ही जटिल है। भोजन की प्रतिस्थापना आपको एक व्यक्ति के आहार में उसकी आवश्यकता, पसंद, नापसंद और आदतें के अनुसार संशोधन करने में मदद भी करता है, और आहार को अधिक आकर्षक और रोचक बनाने में भी आपकी मदद कर सकता है। निम्नलिखित भोजन प्रतिस्थापन तरीका आपको यह स्पष्ट करेगी कि विभिन्न भोजनों के मध्य किस प्रकार के प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए ताकि इस भोजन से प्राप्त पोषण सामान्य बना रहे। देखिए, जैसे कि आप प्रोटीन में जो भोजन सम्मिलित करते हैं, और मान लीजिए एक व्यक्ति एक गिलास दूध पीता है, तो एक गिलास दूध का वैल्यू दूसरे चीज़ों के साथ कैसे होगा। अगर एक गिलास एक व्यक्ति दूध पीता है और मान लीजिए दूसरा व्यक्ति दूध नहीं पीता है, तो उसको एक अंडा भी दे सकते हैं। एक अंडा जो होगा एक गिलास दूध के बराबर होगा। अगर वो अंडा नहीं खाता है तो एक मध्य कटोरी मीट भी खिला सकती हो, यानी आधा कटोरा जो है मध्यम कटोरी मीट भी उसको खिला सकते हो, तो वो एक गिलास दूध के बराबर माना जाएगा। अगर वो मछली मीट नहीं खाता है तो एक बड़ी कटोरी आप दाल भी उसको पिला सकती हो, जिससे कि एक गिलास दूध के जो है मुकाबला कर सके। अगर वो दाल भी नहीं खाता तो एक बड़ी कटोरी दही भी खिला सकते हो, जो उसकी मात्रा को संतुलित कर दे। अगर वो भी नहीं खाता हो तो 1/4 कप पनीर खिला सकती हो, यानी 1/4 खिला सकते हो, जिससे कि उसका जो है इस चीज़ की मात्रा पूरा हो जाए। अगर वो भी नहीं मानता तो 3 कप जो है आप छाछ पिला सकती हो। तो इस तरह से जो है आप असमंजस में नहीं पड़ोगे और डायरेक्ट जो है आप संतुलित आहार व्यक्ति को दे सकोगे, क्योंकि आपको तो पता लग गया एक गिलास दूध का जो है कितना वैल्यू है और कितना वैल्यू हम दूसरे चीज़ों के साथ जो है संशोधित कर सकते हैं। तो ये बातें जो है बहुत ही विशिष्ट रहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है किसी भी गृहिणी के लिए। अगर ये बात आप समझ जाते हो ना, तो आपका जो है खाना बनाने का जो सिस्टम है घर में जो आप बनाते हो उसमें अच्छे से अच्छा समायोजन कर सकते हो, और व्यक्ति अपने जो है जो आपके हितैषी हैं, जो आपके अपने प्यारे हैं, उनको सही सही मात्रा में जो है भोजन की उचित जो है कैलोरी या पोषण दे सकते हो। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि दूध को जो है एक अंडा से तुलना किया गया है, एक मीट से किया गया है, दाल से किया गया है, दही से किया गया है, पनीर से किया गया है, छाछ से किया गया है। तो ये तो कहते हैं आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि आखिर की एक जो है गिलास दूध का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अब दूसरी तरफ से हम लेते हैं, मान लीजिए एक रोटी है, एक रोटी खाने से किसके बराबर होगा। और कोई व्यक्ति एक रोटी खाता है, दूसरा व्यक्ति वो रोटी नहीं खाता है, तो उसको एक ब्रेड स्लाइड दे सकते हैं। अगर वो ब्रेड नहीं खाता तो एक आलू दे सकते हैं, एक रोटी में उतना ही एक आलू के बराबर ही कैलोरी मिलेगी। अगर वो भी नहीं खाता है तो एक कप चावल भी खिला सकती हो। अगर वो भी नहीं खाता तो एक कप आप दलिया दे सकते हो। अगर वो भी नहीं खाता है तो 4 नमकीन बिस्किट दे सकती हो, जो कि एक रोटी के बराबर होगा। ठीक है, अगर वो भी नहीं करता है तो एक कप नूडल्स दे सकते हो, आधा कप, जिसका जो है एक रोटी के बराबर ही वैल्यू होता है। अगर वो भी नहीं खाता तो एक इडली दे सकते हो, एक इडली जो होता है एक रोटी के बराबर होता है। या अगर वो भी नहीं खाता तो जो है आधा एक सादा डोसा भी दे सकती हो। ठीक है, या एक कप उबला हुआ पोहा भी दे सकते हो, जिसको जो है एक रोटी के बराबर माना जाता है। तो इस तरह से जो है आप भोजन को सामंजस्य स्थापित करके अपने जो है व्यक्तियों को स्वस्थ रख सकती हो। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में साफ दिखाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक रोटी का जो वैल्यू है एक ब्रेड से है, एक आलू का वैल्यू जो है, चावल का वैल्यू, दलिया, बिस्किट, नूडल्स, इडली, डोसा आदि इत्यादि को बारे में यहाँ पर डायग्राम मैट्रिक्स समझाने की कोशिश भी किया गया है। अब मान लीजिए वासा की बात आती है, तो वासा हम क्या कर सकते हैं। 1 चम्मच मक्खन जो खाते हो वो किसके बराबर है। 1 चम्मच अगर मक्खन खाते हो तो 1 चम्मच आप तेल भी डाल के उसकी जो है पूर्ति कर सकती हो, या 2 चम्मच मेयोनेज़ भी डाल सकती हो, या 4 से 5 मेवे भी खा सकती हो। अगर ये भी नहीं होता तो 10 से जो है 12 मूंगफली खा लोगे तो आपको 1 चम्मच मक्खन के बराबर ही एनर्जी मिलेगी, या 5 चम्मच मलाई खा लीजिए, आपको उसी तरह के मिलेगा। और ये बातें जो है साफ तौर पर जो है यहाँ पर डायग्राम में भी स्पष्ट करने की कोशिश किया गया है कि जो है 1 स्पून मक्खन का जो वैल्यू है एक जो है स्पून तेल का वैल्यू, और 2 मेयोनेज़, अगर उतना भी नहीं तो मेवा खा लीजिए,
अगर उससे भी बात नहीं बनता है तो मूंगफली खा लीजिए, और मूंगफली से भी बात नहीं बनता है तो मलाई खा लीजिए। तो इस तरह से जो है आप एक चम्मच मक्खन का जो है दूसरे चीज़ों के साथ तुलना कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सामान्य आहार का नमूना योजना। देखिए, परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए जो है योजनाएं बनाते समय भोजन के पोषक तत्वों का ध्यान रखें। आप यह चाहते हैं कि एक ही भोजन प्रत्येक सदस्य को परोसा जाए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। कारण क्या होता है इसका? क्योंकि विभिन्न सदस्यों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। आप सोचते होगा कि एक ही चीज़ हम परोस देंगे तो शायद वो नहीं खाए। एग्जाम्पल के तौर पे आप बच्चे को ले सकती हो। बच्चे जो होते हैं, कोई आलू खाना पसंद करता है तो भिंडी खाना नहीं पसंद करता, कोई भिंडी खाता है तो आलू पसंद नहीं करता। तो इसमें क्या होता है, बच्चों के मनपसंद चीज़ें बनाना जो गृहिणी के लिए जो होता है एक तरह से सरदर्द बन जाता है। तो कुछ ऐसा बनाइए जो सभी के लिए जो है पर्याप्त हो। कहते हैं एक आसान तरीका यह है कि सामान्य गतिविधियों में लगे एक स्वास्थ्य वयस्क व्यक्ति का नमूना मेन्यू लेकर चला जाए। आप एक व्यक्ति के लिए योजना बनाते हैं, यह जो है निर्धारित करती है कि विभिन्न आहारों में आवश्यकता अनुसार कितना उपलब्ध कराया जाए। यह आपके लिए एक जो है एक संदर्भ मेन्यू हो जाएंगे, और आप इस संदर्भ मेन्यू को विभिन्न सदस्यों के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार संशोधन भी कर सकते हैं। कहते हैं एक वयस्क पुरुष या स्त्री हेतु संशोधन। कहते हैं यहाँ एक सामान्य कार्य करने वाले वयस्क पुरुष व स्त्री के लिए एक सैंपल मेन्यू प्रस्तुत किया कर रहे हैं। हम इस संदर्भ में मेन्यू का प्रयोग करके और बताएंगे किस प्रकार इसे परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकता अनुसार अपनाया जा सकता है। आप देख सकते हो कि सामान्य कार्य करने वाले वयस्क व्यक्ति के लिए जो है सैंपल मेन्यू क्या है। देखिए, सुबह के चाय नाश्ता, चाय जो होगा एक कप ही रहेगा, आलू का पराठा 2 और 1, पुरुष के लिए अधिक, स्त्री के लिए एक कम। दाल का रायता 1 मध्य कटोरी, 1 बड़ी कटोरी, ठीक है। उबला हुआ अंडा 1 दोनों को। दिन के योजना होगी चपाती 4 दोनों को मिलेगा। मेथी आलू की सब्जी जो होगा 1 छोटे कटोरी मध्य कटोरी, ठीक है। उधर दाल जो कि बड़ी कटोरी 1 मध्य कटोरी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम कुछ हद तक जो है एक सामान्य बना सकते हैं। उसके पश्चात है दिन का भोजन, जिसमें एक चपाती 4 होंगे और मेथी आलू की सब्ज़ी 1 छोटे कटोरी मध्य कटोरी, उधर दाल हो गए। उसके बाद आपका सलाद 1.5 छोटे यानी आधा कप हो जाता है, इसको भी आधा प्लेट मिलेगा। फल जो होगा 1 संतरा या 1 संतरा काफ़ी होता है। शाम का नाश्ता जो होगी सूजी का उबला, ठीक है, या 1 बड़ी कटोरी होगी, 1 बड़ी कटोरी। चाय जो होगा 1 कप दोनों को मिलेगा। रात्रि के भोजन में क्या होगा, चपाती आपको 2 देने पड़ेंगे। चावल जो होगा आधा प्लेट दोनों के दीजिए, इनको 1/4 प्लेट दीजिए, क्योंकि जो होता है स्त्रियाँ थोड़ा कम ही खाती है। राजमा कढ़ी 1 बड़ी कटोरी, 1 बड़ी कटोरी रहेगा। गोभी की जो है सब्जी 1 छोटी कटोरी, 1 छोटी कटोरी दोनों को मिलेगा। फल कस्टर्ड जो है 1 मध्य कटोरी, 1 मध्य कटोरी। तो कई हद तक सामान्य ही भोजन सामग्री होते हैं। तो इस तरह से जो है आपको काफ़ी असमंजस से छुटकारा भी प्राप्त हो जाता है। तो ये सब सारणी जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अदा कर सकता है आपके जो है जो भोजन बनाने की जो विधियों में, भोजन के समायोजन करने में। एक वयस्क स्त्री को ऊर्जा की आवश्यकता एक वयस्क पुरुष की आवश्यकता का 2/3 भाग होती है, और प्रोटीन भी थोड़ी कम मात्रा में आवश्यक होती है, लेकिन उसका भोजन लोह तत्व और जो है विटामिन सी में थोड़ा समृद्ध होना चाहिए। वयस्क पुरुष की जो है तुलना में उसे आहार में कम ऊर्जा व कम प्रोटीन दिया गया है, इसलिए अनाज व दाल की मात्रा आहार में कम कर दी गई है। लेकिन प्रोटीन और लोह की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए अंकुरित दाल, राय तथा मेथी आलू की सब्जी ज़्यादा दी गई है। देखिए दोस्तों, ये बातें जो होती है पुरुष स्त्रियों में डिफरेंट होती है, ये तो बात आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये पुरुष और स्त्री में जो है इसी तरह से जो है खाद्य योजना बनाना बहुत ही आसान बना देता है। अब आप समझ चुके होंगे कि पढ़ाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, और सिलेबस को ढंग से करना वो तो और भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो होगी आपको त्रिपान स्टडी सेंटर पे ही मिलेगी, वो भी विस्तृत रूप में मिलेगी। इसलिए आप मिस मत कीजिए, दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, समझाइए, और उनको भी चैनल के बारे में बताइए। अगर आप अच्छे हो व्यक्ति हो, दूसरे के हेल्प करना आपके जो अंदर गुण जरूर होगा, ठीक है। दूसरे व्यक्ति को भी इसको सहायता कीजिए। दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं एनआईएस बोर्ड में +2 में है और उन्होंने होम साइंस ले रखा है, होम साइंस तो मैक्सिमम बच्चे लेते ही हैं, इतना तो मुझे समझ है इस बात का। तो उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनको भी हर चीज़ जानने की जो है आप थोड़ा मौका दीजिए, तभी जाके वो जो भी होंगे अच्छे से अच्छे बन पाएंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष है गर्भवती स्त्रियों के लिए संशोधन। देखिए, गर्भवती स्त्री और बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है।
तो इसमें यही आता है गर्भवती स्त्रियों के लिए क्या संशोधन की आवश्यकता है। कहते हैं कि आपने यह सीख लिया होगा कि गर्भावस्था के दौरान कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, लो विटामिन ए और विटामिन सी की आवश्यकता बढ़ जाती है ताकि भ्रूण की स्वस्थ वृद्धि तथा विकास हो सके। आपको उसे जल और रेशों की अधिक मात्रा देनी होगी क्योंकि उसे कब्ज की शिकायत हो सकती है, पर क्योंकि वह एक बार में ज़्यादा नहीं खा सकती, अंततः आपको भोजन थोड़े थोड़े अंतराल पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना चाहिए। इस सभी बातों का ध्यान में रखते हुए मेन्यू में परिवर्तन किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बात तो यहाँ साफ बताई गई है, जो गर्भवती महिलाएं होते हैं वो एक साथ भोजन ग्रहण नहीं कर सकती। कारण इसका क्या है कि बच्चा जो होता है डेवलपमेंट हो रहा होता है गर्भ में, तो वहाँ पर जो होता है भोजन के लिए स्पेस बहुत कम रहता है, तो इनको कुछ कुछ घंटों में, अलग अलग घंटों में खाने की आवश्यकता होती है। और जो गर्भवती महिलाएं ऐसा नहीं करते हैं उनके बच्चे कुपोषण जन्म लेते हैं, उनके बच्चे जो है अस्वस्थ रहते हैं और वो हमेशा ही बीमारी का शिकार रहते हैं और उनका आधा जीवन जो होता है हॉस्पिटल में ही बीत जाती है। तो ये बात है, गर्भवती महिलाओं को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब वो गर्भ धारण कर रखे हैं तो उनको समय समय पे ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक बार ग्रहण करने की आवश्यकता इसमें नहीं रहती है। ठीक है, अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो जीवन का जो है आधा कठिनाई आपको समाप्त जरूर हो गया होगा। एक गर्भवती स्त्री की कैलोरी संबंधी आवश्यकता एक वयस्क पुरुष की अपेक्षा 13% कम होती है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। इसकी व्यवस्था सैंपल मेन्यू में अनाज की मात्रा घटाकर की जा सकती है। उसे प्रोटीन की आवश्यकता कुछ अधिक होती है, इसकी पूर्ति उसे प्रोटीन समृद्ध भोजन देकर भी की जा सकती है। सैंपल मेन्यू की तुलना में भोजन की जो है बारंबारता भी बढ़ा दी जानी चाहिए। उसके पश्चात आता है दुर्गदवी माँ के लिए संशोधन। जो माता बच्चों को दूध पिला रहे हैं उनके लिए क्या विशेषता होती है। देखिए, आपको ये बात पता समझ में आ ही गया होगा कि तथ्य से प्रति जागरूकता है कि दुर्गर्भवती माँ का भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नवजात शिशु पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए पुण्य अपनी माँ पर ही निर्भर रहता है। अपर्याप्त भोजन की मात्रा दुर्गर्भवती को कम कर देती है। यानी आपको पता है, अगर माँ जो है बच्चों को दूध पिला रही है और वो भोजन सही मात्रा में नहीं लेती है तो उसका जो होगा दूध नहीं आएगा और बच्चा जो होगा बीमार पड़ जाएगा और बच्चे को पोषण जो है पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी। इसकी आवश्यकता गर्भवती स्त्रियों को कुछ अधिक होती है, इसलिए उसको भोजन में संशोधन के समय आप ध्यान में रखेंगे कि उसका जो आहार प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए तथा सी से परिपूर्ण हो, जो कि उसके बच्चे के लिए जो है विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि बच्चे का जो होते हैं 2 साल वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उस समय जो है उनका मानसिक विकास काफ़ी विकसित हो रही होती है। अगर बच्चों पर ध्यान ना दिया जाए तो बच्चे का जो है संपूर्ण विकास होना संभव नहीं है और ये डिपेंड करता है माँ के ऊपर। अगर माँ सही भोजन ग्रहण नहीं कर रही है, बच्चों को सही दूध नहीं पिला पा रही है तो बच्चे जो होंगे बीमार होंगे और उसको आधे से आधे जो समय होगा उसको हॉस्पिटल में ही बिताना पड़ सकता है। कहते हैं दुर्गर्भवती माँ को दूध, दही, दाल आदि अधिक मात्रा में देना चाहिए जिससे प्रोटीन, कैल्शियम तथा विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ ही उसकी जो है अतिरिक्त आवश्यकताओं को की पूर्ति के लिए अंडा व विटामिन ए युक्त भोजन जैसे आम दिया जा सकता है। अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आहार की जो है बारंबारता भी बढ़ाना चाहिए जिससे कि वो काफ़ी उचित हो। उसके पश्चात है एक शिशु के लिए संशोधन। देखिए, एक 6 माह के बच्चे की पोषण आवश्यकताओं के लिए माँ का दूध पर्याप्त रहता है। इसमें जो है आप तरल 6 महीने, रस जो है सूप, दूध, अर्ध ठोस 6 से 9 महीने के लिए दलिया, खीर, मसाला हुआ, केला व आलू आप छोटे से बच्चों को दे सकते हो जिससे जो है उसका पोषण तत्व सही बढ़ता रहे और सही बना भी रहे। लेकिन जैसे ही बच्चा जो होता है कुछ महीने बढ़ जाता है, 9 से 12 महीने का हो जाता है, तब आप उसको खिचड़ी, अंडा, चपाती, सब्जी तथा फल दे सकते हैं। इस तरह से जो है आप बच्चों में सामंजस्य स्थापित कर सकते हो और बच्चे के जो है मानसिक वृद्धि में आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी हो सकता है। कहते हैं, आप जानते हैं कि 6 महीने की आयु से होने पर शिशु को जो है स्नो मोचन आहार दिया जाता है ताकि उसकी वृद्धि और विकास उचित प्रकार से हो सके। शिशु अवस्था में अच्छा आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह भविष्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य की जो है आधारशिला भी होती है। उन्हें ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन, विटामिन और विशेषकर कैल्शियम से समृद्ध होते हो। एक जो है शिशु की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं वयस्क की तुलना में 1/4 भाग होती है और प्रोटीन सही संबंधी आवश्यकताएं तकरीबन 1/3 भाग होती है, पर शिशु की कैल्शियम संबंधी आवश्यकताएं वयस्क से अधिक होती है। अंततः उन्हें दूध, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि अधिक मात्रा में दी जानी चाहिए। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए सैंपल मेन्यू की मात्रा, गुणवत्ता और बरामद के आधार पर भी संशोधित किया
जा सकता है। कहते हैं इसके लिए बच्चों तथा किशोरों के लिए संशोधन बहुत जरूरी होता है। सभी आयु के वर्ग के लिए संतुलित स्वास्थ्य भोजन आवश्यक होता है। विभिन्न आयु वर्गों के लिए आहार में संशोधन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं स्कूल पूर्व बच्चों के लिए, स्कूल बच्चों के लिए और किशोरों के लिए। तो इसमें तो आपको पहले भी समझ में आ चुका है कि किस तरह के हमें कैलोरी देने की आवश्यकता होती है। इन सारे मेन्यू को आप देख के समझ सकते हो कि किस तरह के बच्चों को किस तरह के आहार की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वृद्धि के लिए संशोधन। देखिए आपको पता है बुढ़ापे में अनेक शरीर परिवर्तन पोषण की आवश्यकता को प्रभावित करती है। बुजुर्गों को व्यास की अपेक्षा कम ऊर्जा और वसा की आवश्यकता होती है, पर प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व सामान्य बने रहते हैं। लेकिन हाँ, उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल और रेशे उपलब्ध कराने होंगे जिससे कब्ज की समस्या को दूर रखा जा सके। इसके लिए साथ ही आप यह भी जानते हैं कि हमें जमाने में दिक्कत भी इनको होती है, इसलिए उन्हें आप मुलायम और भली भांति पकाया हुआ भोजन जो है दे सकते हैं, जो वो अच्छे से जो है इसका उपयोग वो कर सके। उसके पश्चात है विशिष्ट आहार की आवश्यकता। देखिए आप जान चुके हैं कि एक सामान्य आहार किसी भी स्वस्थ व्यक्ति की सभी पोषण आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है या संतृप्त करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तब शरीर के कोई भाग प्रभावित होती है और ऐसे व्यक्ति को पोषण आवश्यकताओं में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए मधुमेह की बीमारियों में जो है पैनक्रियास उपयुक्त मात्रा में इंसुलिन उत्पन्न नहीं कर पाती है, जो कि शर्करा व पाचन करने में भी सहायक होता है। ऐसी दशा में यदि आहार में सामान्य मात्रा में शर्करा होगी तो वो हानिकारक सिद्ध होगी। पीलिया में जिगर प्रभावित होती है जिससे वसा के पाचन पर प्रभावित पड़ता है, यानी वसा का जो है पाचन नहीं होता है पीलिया के दौरान। ऐसे व्यक्तियों को आहार में यदि वसा सामान्य मात्रा में ही होगी तो वो हानिकारक होगी। दस्त में शरीर के संतुलित खनिज लवण तथा जल की कमी हो जाती है जो पाचन तंत्र ठोस खाद्य पदार्थों को भी सहन नहीं कर पाती है। ऐसी परिस्थिति में यदि सामान्य भोजन लिया जाए तो तंत्र पर जो बोझ पड़ेगा और तंत्र को नुकसान भी होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में भोजन को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। बीमार में आहार के पर्याप्त के लिए कुछ अन्य जो है कारण निम्न हो सकते हैं। पोषक का अच्छा स्तर बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। पोषण को जो है पर्याप्त मात्रा को सही करना भी होता है। आहार की तरलता में संशोधन करना, तरल तथा अर्ध ठोस भी जरूरी होता है। शारीरिक वजन में अधिक आवश्यक हो तो कमी भी करना जरूरी बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उपचारात्मक आहार यानी थेरेप्यूटिक्स डाइट। आहार का अर्थ होता है उपचारात्मक आहार ऐसी विशिष्ट आहार है जो कि वृद्धावस्था में किसी व्यक्ति को दिया जाता है ताकि वह जल्दी सामान्य हो सके। यह सामान्य भोजन का एक संशोधन रूप होता है। कहते हैं क्या आप आहार में किया गया परिवर्तन रोगी की जल्दी ठीक होने में मदद करती है? जी हाँ, अवश्य ही। जब आहार में ऐसे शर्करा अलग कर दी जाती है तब उसके पाचन के लिए इंसुलिन की आवश्यकता नहीं रहती है। जब आहार वसाहीन हो जाती है तब जिगर पर कम जोर पड़ता है और रोगी जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब शरीर में खनिज लवण व जल कम होती है तो तरल पदार्थों का सेवन मदद करता है। तो इस तरह से जो है सब बातों से हम जो है बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं किसी भी रोगी को आहार में संशोधन के समय निम्न बातों पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। पूर्ण रूप में आहार का संशोधन न करें क्योंकि व्यक्तियों के दैनिक आहार के आधार पर किया गया संशोधन अधिक ग्रहण होगा। रोगी को ऐसा महसूस नहीं होता है कि उसे परिवार के अन्य सदस्य से एकदम भिन्न आहार दिया जा रहा है। उसे बनाना कठिन होता है, तो इन सब बातों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी बन जाता है। साथ में रोगी को पसंद के अनुसार भोजन सम्मिलित करें, अन्यथा भोजन खाया ही नहीं जाएगा। आहार को आकर्षण ढंग से परोसा जाए ताकि रोगी को जो है खाने की इच्छा पैदा हो। उसके बाद सामान्य आहार संशोधन के प्रकार क्या हो सकते हैं? देखिए भोजन संशोधन करके हम ये कर सकते हैं कि आहार की तरलता में, पोषक तत्व में, भोजन की बराबरता में। कहते हैं आहार तरलता में संशोधन करके कुछ रोगों में भोजन की तरलता में संशोधन करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में आहार को दो प्रकार से परोसा जा सकता है, एक तरल रूप में, एक अर्ध ठोस रूप में। कभी कभी सामान्य ठोस ले पाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए दस्त व ज्वर की दशा में तरल आहार दिया जाता है। यह तरल आहार दूध, फले के रस, नारियल पानी, नींबू पानी, चाय, लस्सी, धूप, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि। जब रोगियों की हालत में थोड़ा सुधार होता है तो उसे खिचड़ी, दही या कस्टर्ड, फल जो है ब्रेड, पकी हुई सब्जी इत्यादि दे सकते हैं। उसके पश्चात है पोषक तत्व में परिवर्तन। देखिए रोग के हिसाब से आहार को एक या अधिक पोषक तत्व में परिवर्तन कर कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उच्च रक्तचाप में नमक में कमी, मधुमेह शर्करा में कमी, दस्त में तरल पदार्थों की मात्रा में बढ़ोतरी की जा सकती है। कहते हैं भोजन की बराबरता में परिवर्तन। कहते हैं साधारण आप एक दिन में 3 से 4 बार आहार लेते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, चाय तथा रात्रि का भोजन।
बीमारी की आवश्यकता में आप एक बार में ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं ले सकते हैं और आपको सही मात्रा में सभी पोषक तत्व मिलना भी आवश्यक होता है। इसका इलाज यही है कि 2 से 3 घंटे में थोड़ी थोड़ी आहार लिया जाए। भोजन की बराबरता का अर्थ यही है कि दिन में 3 से 4 बार आहार की बजाय थोड़ी मात्रा में 8 से 10 बार आहार दिया जाए। आहार से जुड़ी कुछ गलत अवधारणाएं। हमारे जीवन में आहार का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कहते हैं आहार से जुड़ी हुई बहुत से ऐसे मिथ्या बातें हैं जिसको लोग गलत ले रहे हैं और वो उसके जो है जीवन पे बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, लोगों में आहार संबंधी कुछ गलत अवधारणाएं हैं जहाँ पर हम कुछ तथ्य या कुछ मिथक बातें यहाँ पर समझ सकते हैं। ये बात कही गई है, मिथक बात कही गई है कि मधुमेह के रोगियों को चावल या आलू नहीं खाना चाहिए। देखिए, इसका तथ्य ये होता है कि थोड़ी मात्रा में दोनों खाए जा सकते हैं। अगर इनकी मात्रा डायरेक्ट घटा दिया जाए तो उनके शरीर पे जो है बहुत ही गलत प्रभाव पड़ सकता है। अब मिथ्यक बात क्या होती है, देखिए, पीलिया के मरीजों को आहार में हल्दी और वसा नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये हर जगह माना गया है, लेकिन तथ्य ये कहता है कि बासा कुछ समय तक नहीं देना चाहिए, लेकिन हल्दी से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो देखिए, ये जो बासा की बात बताई गई, क्योंकि आपको पता है जहाँ से लीवर खराब होती है, जहाँ से पीलिया का शुरुआत होता है, वो बासा को पचा नहीं पाता है, इसलिए बासा न देना ये पर्याप्त माना गया है। लेकिन हल्दी देने में कोई तरह का नुकसान नहीं है, हल्दी से किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम नहीं आता, इसलिए हल्दी से कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। तो ये एक तरह से मिथ्या बात बताई गई है। उसके पश्चात एक मिथ्या बात ये भी आती है कि एकदम से खाने की मात्रा कम करना या बहुत कम खाने से वजन घटना। देखिए, ये सब बातें जो है मिथ्या है। तथ्य ये कहता है कि भूखे रहकर वजन कम करने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। एक नियंत्रित अधिक रेशेदार पर कम कैलोरी युक्त आहार इसके लिए उपयुक्त होता है। देखिए, अगर आप भूखे रहकर वजन को कम कर रहे हैं तो आपके शरीर पे बहुत ही इसका नुकसान पहुंचेगा, आप बीमार हो सकते हो, या आपके कई ऑर्गन जो है शरीर के, यानी शरीर के जो हमारा अंग है वो कार्य करना बंद कर देता है। इससे अच्छा है कि एक नियंत्रित अधिक रेशेदार पर कम कैलोरी युक्त आहार इसके लिए उपयुक्त होता है, यानी कम कैलोरी युक्त आप भोजन उसके जगह पर ग्रहण कर सकते हो, जिससे कि हमारा शरीर की जो है अब मूलभूत आवश्यकताएं पूरा हो जाएगा। डायरेक्ट आप भूखे रहोगे, खाना नहीं खाओगे, तो आप कई तरह की बीमारी के शिकार भी हो जाओगे और ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक भी सिद्ध होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है जिसको आपको समझना चाहिए और विचार भी करना चाहिए। कहते हैं उसके बाद है मिथक बात ये रहती है कि 10 में खाना बंद कर दी। अगर दस्त किसी को होता है तो क्या करते हैं लोग, खाना बंद कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका तात्पर्य ये होता है कि शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन बंद कर देने से और अधिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए, ये गलत है। किसी को अगर दस्त हो रहा है तो अगर थोड़ा सा अगर नहीं खा पा रहा है तो उसके पश्चात आप थोड़ा सा और खिलाने की कोशिश कीजिए। अगर इन बातों को अगर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ये 5 जो होती है हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे कई जीवन को बचाया भी जा सकता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि दस्त हो तो व्यक्ति को खाना डायरेक्ट बंद ना कीजिए, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ अलग अलग टाइप का भोजन दीजिए, जिससे कि हो उसको जो है शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्व मिल सके। तो ये मिथक बात जो थी गलत थी। तथ्य यही कहता है कि भोजन बंद कर देने से अधिक समस्या उत्पन्न हो सकती है और व्यक्ति को काफ़ी नुकसान भी पहुंच सकता है। 5वां मिथक बात ये भी आती है कि ज्वर में गर्म भोजन न लें। देखिए, ज्वार में जब गर्म भोजन की बात बताई जाती है, जब आपको बुखार होता है तो ये मिथ्या बात बताई जाती है कि ज्वार में जो है गर्म भोजन हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है। तथ्य ये कहता है कि भोजन को ठंडा या गर्म मानना गलत है, क्योंकि भोजन हमें सिर्फ ग्रहण करना है, इससे बुखार पे कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज को सोचने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है और इसको अमल करने की ज़रूरत है। जो इसको समझते हैं, जानते हैं और अमल करते हैं वही जीवन में कामयाब होते हैं। ये 5 तत्व जो है, 5 मिथ्या बातें जो है हमारे समाज में घर कर गई है, इनको जानने की जरूरत है और समझने की आवश्यकता है।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाल सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाल लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाल सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाल सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाल सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।